हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हमारी बुक चल रही है हमारे अतीत सेकंड यानी कि हिस्ट्री बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 5 चल रहा है, शासक और इमारतें। हम लोग उनको देख रहे थे कि किस शासन काल में या किस शासक के द्वारा कौन कौन सी चीजें आपकी बनाई गई हैं और किस प्रकार की इमारतें हैं, तकनीकी है, उसको हम जानने का बेसिकली आपका प्रयास कर रहे हैं और छोटा उसका मैकेनिज्म को भी समझ रहे हैं, उसके पीछे की क्या थ्योरी है। चलिए हम चलते हैं सीधा फिर अपने चैप्टर की तरफ। पहले रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने? क्लियर है? तो हमने अब कुतुब मीनार को देखा कि कुतुब मीनार किसने बनाई है, क्या स्थिति है कुतुब मीनार की। ठीक है, वैभव दुनिया का कितना क्षेत्र है, अभियांत्रिकी कौशल निर्माण किस प्रकार से लगा, कैसे वो बनी होगी, उसके पीछे की कहानी, कुछ स्ट्रक्चर और लोगों से जुड़ी कुछ कहानी और आपके तथ्य हैं। अनुप्रस्थ डोरा तकनीक क्या है, किस प्रकार डोरा तकनीक है, हमने इसको देख लिया, मैंने आपको समझाया है। और 11वीं शताब्दी में बना महादेव कनरिया मंदिर है या कनरिया महादेव मंदिर है जो 11वीं सदी में बना है। ठीक है, और राजा धंग देव द्वारा बनवाया गया है। ठीक, इसका महामंडप, आपके प्रवेश द्वार और नृत्य का आयोजन कैसे होता था, पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, पूरा ज्यामितीय आकृति के आधार पर ही उसको आपका बनाया गया है। क्लियर है? और तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर और उस मंदिरों में ऊंचा निर्माण, उनका आसन, उन सब चीजों की स्थिति, कितने टन का पत्थर होना चाहिए, क्या स्थिति है, कैसी शब्दावली है, इन सारी चीजों को हमने देखने का और जानने का प्रयास किया है। क्लियर है? आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़ जाएं। कोई डाउट अगर क्वेरी है तो चलिए। कल इतना हमने देख लिया। तो कल हमने आपका ये मस्जिद देखी थी और ये मस्जिद कहाँ की है? नई दिल्ली की जो आपकी मस्जिद है। क्लियर है? और कौन सी है? देखिए, अपनी राजधानी में शाहजहानाबाद में 1650 से 56 के बीच शाहजहां द्वारा बनाई गई ये जामा मस्जिद की योजना है। देखिए, अंदर का जो कक्ष है ये वाला, इसको यहाँ दिखाया गया है कि ये बेसिकली है कैसा। पूरा इसमें दिखाया गया है कि भाई कहाँ से प्रवेश द्वार है, मक्का के संकेत कैसे बने हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके ही क्यों पड़ते हैं। क्लियर है? ये हमने इसमें देखा है। आगे बढ़ जाए। हमने इतना देख लिया इल्तुतमिश वगैरह का मंदिरों को क्यों नष्ट करा गया था, मंदिर किस तरह की वैभवशालीता का प्रतीक है, ये भी हम लोग कल के लेक्चर में आपका देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम चलते हैं इसी चैप्टर में। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र राज प्रथम चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पहली बात, कहाँ का शासक है तो अब क्लियर पता होना चाहिए, चोल शासक है। अब चोल चेर पांड्य को मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि कहां पर चोल शासकों ने शासन किया है। ठीक है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसने पराजित शासकों को जब्त की गई प्रतिमाओं से भर दिया। अब जो उसने मूर्तियां दूसरे शासक के यहाँ युद्ध करके इकट्ठा की थी वो सबको उनको वहां इसमें लगा दिया। एक अधूरी सूची है जिसमें निम्न चीजें सम्मिलित हैं। चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्ति, पूर्व चालुक्य से प्राप्त नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव यानी कि शिव का रूप, भैरवी की प्रतिमा और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति।
तो बंगाल से कहां से मिली है? काली की मूर्ति। उड़ीसा से कैसे मिली है? भैरव यानी कि जो शिव का रूप है उनकी मूर्ति, भैरव और भैरवी। ठीक है, ये कहाँ मिली है? चालुक्य को मिली है। और उधर ही चालुक्य को कहाँ मिला है? एक सूर्य आपका पीठिका मिली है। गणेश की भी जो मूर्ति हैं, ये सारी मूर्तियां क्या हैं? उनको प्राप्त हुई हैं, उनको मिली हैं। किनको? जो चालुक्य वंश के शासक हैं, उनको ये सारी चीजें आपका दिखाई गई हैं और चालुक्य वंश के शासकों को ये चीजें आपकी मिली हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए, गजनवी का सुल्तान महमूद राजेंद्र राज प्रथम राजेंद्र के समकालीन था। भारत में अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र कर दिया। ठीक, गजनी क्या क्या? राजेंद्र राज प्रथम के समकालीन था। ठीक, कौन? महमूद गजनवी। अब देखिए, उसके धन और मूर्ति को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पे सोमनाथ के मंदिर को उसने एक महान इस्लामिक योद्धा के रूप में श्रेय दिया कि जो मैंने लूटा है वो किस लिए लूटा है? मैं एक महान इस्लामिक योद्धा हूं और मैं और के ऊपर नरसंहार करता हूं, इस पर्पस को उन्होंने दिखाया और अपने आप को मुस्लिम एक योद्धा के रूप में व्याख्याति भी लेने का प्रयास किया। मध्ययुगीन संस्कृति में ज्यादातर शासक राजनीतिक बल पर ही सफलता का प्रदर्शित शासकों की उपासना स्थल को आपका लूटा करते थे। मेन कारण क्या था? एक तो राजनीतिक प्रबल था, सैनिक अपने प्रदर्शन दिखाने के लिए, सैनिक क्षमता का बल दिखाने के लिए भी लोग क्या किया करते थे? मंदिरों को लूटा करते थे। क्लियर है? पहले छावनियां और जो भी फोर्स वगैरह थी वो कहाँ हुआ करती थी? तो वो सारी फोर्स वगैरह, ये वो सारी चीजें आपके किलों के आसपास या जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर। अब मंदिरों पर नहीं इतनी व्यवस्था होती थी, लेकिन अटैकर कार्य जो थे वो अटैक उन जगहों पर ही करते थे। क्लियर है? ताकि उनको आसानी से आपका केंद्र बना सके। ठीक, देख लिया? अब देखिए, राजेंद्र प्रथम और महमूद गजनवी की नीतियों में किन रूप में समकालीन समय की देन है और किन किन एक रूप में भिन्न थी? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि जो आपका राजेंद्र राज प्रथम था, चोल शासक, वो आपके मंदिरों का निर्माण करवा रहा था और महमूद गजनवी का उद्देश्य ये था कि मैं ऐसे धन संपदा लूटूं और जितने वैभवशाली मंदिरों को अपना निशाना बनाऊं और उनको लूट के चला जाऊं। अब बात करेंगे हम बाग, मकबरे और किले। बाग मतलब जिस बाग को आप सोच रहे हैं वही बगीचा, वही बाग है। मकबरा मतलब किसी हुई व्यक्ति की मरी हुई समाधि का आपका के ऊपर एक वैभवशाली अलंकरण करना या एक वैभवशाली कोई जो है वास्तु बनाना या कोई आपका मकान उकान बनाना, उस प्रकार का स्ट्रक्चर्स है। मुगल के अधीन वास्तुकला में अधिक जटिल हो गई। कह रहे जब मुगल अधीन आए तो उस समय जो वास्तुकला थी और जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला, कौन कौन है? बाबर को भी बहुत इंटरेस्ट था और जो हुमायूं है उसका पुत्र, और अकबर और जहांगीर, तो विशेष रूप से शाहजहां को बड़ा शौक था साहित्यिक कला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे, मतलब उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। अब कह रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना के बारे और उन पे अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाबर ने बताया कि वो बागों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी पर्सनल रुचि क्या है। बाग में दीवार से घिरे हुए हैं तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भाग में विभाजित किया गया है। अर्हता स्थित है। औपचारिक बागों की योजना है और उनको बनाने और खाका तैयार करने और बाग के रूप में रुचि का वर्णन किया है कि क्या उनका खाका होना चाहिए। क्लियर है? किस तरह की रुचि हो, उन सब का आपका वर्णन हम लोगों ने किया है। ठीक, तो ये सारी बातें बाबर ने लिखी हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंस देता था या उनको अपना व्यक्तिगत कितना इंटरेस्ट था उसका बागों के प्रति, ये थोड़ा दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। क्लियर है? और जब किसी व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट होता है तो आदमी उस पर देखता भी है।
4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण इसे 4 बाग कहा। यानी कि 4 समान हिस्सों में बटा है तो इसलिए कैसा है? 4 बाग। ठीक है? तो अगर कहीं पर 4 बाग का नाम आए तो ध्यान रखना है 4 बाग का मतलब है 4 समान हिस्सों में बटा होने के कारण इसको 4 बाग कहा। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। किसके समय में? अकबर के समय में। तो 4 बाग का मतलब 4 समान बटे हुए हिस्से ही 4 बाग है। अकबर के समय में कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग कहां पर? कश्मीर, आगरा, दिल्ली, जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए हैं। आप लखनऊ में 4 बाग रेलवे स्टेशन है, असल में वो 4 बाग ही था। लखनऊ में आप देखोगे वहां भी मुगलों की वहां भी जो है आपका रियासतें रही हैं, आप समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है? अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकार नवाचार हुए हैं और इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्प और उनके मध्य उनके पूर्वज और तैमूर के साथ ली गई है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुम्बद था जो ऊंचा और मेहराबदार प्रवेश द्वार वास्तुकला में आपके महत्वपूर्ण रूप से बन गया। कैसे बन गया आपका? महत्वपूर्ण रूप से बन गया। मकबरा, यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग में स्थित है। कैसा? एक 4 बाग में स्थित है। इसका निर्माण 8 स्वर्ग यानी कि हस बहिस आपकी परंपराओं से हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष है, उसमें 8 कमरे हैं और 8 कमरे की इमारतों का निर्माण है और जो लाल बलुआ पत्थर का लगा हुआ है और इसके किनारे पर सफेद संगमरमर है। देखिए ये क्या है? एक प्रकार का मकबरा है ये। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर ऐसा वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ बनेगा, उसका मॉडल, खाका मतलब होता है मॉडल। 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा 1562 और 71 के बीच है और आप इसे नहरों को देख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए ये मकबरा है, ये दिल्ली में दीवान ए आम जहां आपका सिंहासन पर छज्जा बना हुआ है, यहाँ पर बादशाह आपका बैठा करता था, ये जगह है दीवान ए आम। ठीक? शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों पर एक सद्भावपूर्ण विश्लेषण माना जाता है। क्या मानते हैं हम लोग? सद्भावपूर्ण एक विश्लेषण जो है हम लोग इस समय में मानते हैं। ठीक? और देखते हैं यही शासनकाल में आपका इसको हम देखते भी और महसूस भी करते हैं। विशेष रूप से आगरा, दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभाओं हेतु आपका सामूहिक कक्ष बनाए गए थे। कैसे थे? दीवाने खास और दीवाने आम। क्या बनाए गए थे? दीवाने खास और दीवाने आम। आम मतलब सब लोगों के लिए, खास मतलब जो बादशाह के राजा के जो खास परिचित जिनके साथ वो बैठकर कोई चर्चा परिचर्चा या संबंधित नीति निर्माण बनाने के लिए उस समय वो आपका उनको प्रयोग में लेता हो तो हमने कह दिया है। ठीक? सावधानी पूर्वक योजना बनाई और एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चुल्हित सुनित और आपका स्तंभों के सभा भी कहलाई और इन सब जगहों को हमने आपका देख लिया। ठीक है? चलिए तो एक बार देख लीजिए कैसे कैसे महल, कैसे कैसे मकबरे बनाए गए हैं, क्या इनकी योजना का उद्देश्य था और क्यों बनाए जा रहे थे। देख लीजिए 4 बाग का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत रुचि क्यों लेते थे वो। ठीक है कि नहीं? ताकि आप पढ़ें, आपको चीजें क्लियर हों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए अब देखिए शाहजहां के आपके सभा के दौरान अगर
शाहजहां हैं वो अपनी सभा कर रहे हैं। शाहजहां के सभा विशेष भवन के रूप में मस्जिदें मिलती जुलती हैं, यानी कि जैसे मस्जिद है वैसे ही क्या है, इनके सभा के जो भवन है वो आपस में मिलते हैं। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था वह प्राय किबला यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता है। किबला क्या है? जिस दिशा को बैठकर मुसलमान आपके नमाज पढ़ते हैं उसको किबला कहते हैं। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह करके बैठते थे और वास्तुआत्मक अभिलक्षण की ओर इशारा करता है। और कह रहे जो वास्तुआत्मक अभिलक्षण है उसकी ओर वो इशारा करता है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था, यानी कि जो बादशाह होता है या राजा होता है वो क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि। तो कल भी हम यही कॉन्सेप्ट को देख रहे थे कि उन्होंने अवतार बताया है, किसी ने अल्लाह की छाया बताया अपने आप को। क्लियर है? तो शासक कहीं ना कहीं अपने आप को जो है भगवान से या ईश्वर से, अल्लाह से जोड़ने का प्रयास को दिखाया है। क्या दिखाया है? उनको जोड़ने का प्रयास किया है। चलिए, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले पर नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार का अंतः संबंध बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला है। पितरादुरा एक प्रकार की तकनीकी है रंग भरने की। कैसी है? पितरादुरा। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं ये वाली तकनीक, ये जो तकनीक दिखाई गई ये वाली, ये है पितरादुरा। पत्थर को काट कर, कांच को पिघला कर उसके ऊपर लगाया था, उसको बोलते थे पितरादुरा। नीली पीली लाल पत्थरों से बनी होती थी। क्लियर है? ये कैसी है? पितरादुरा। पौराणिक यूनान देवता में अपसाइड को बीजा बताते हुए चित्रित किया गया ऐसा माना जाता है। अफस्या संगीत आक्रमण जानवरों को शांत करता है। यह ऐसा संगीत था जो आक्रामक जो जानवर है ये उनको भी शांत कर सकता है। शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ आपके रहने लगते हैं। शाहजहां ने सार्वजनिक सभा का भवन का निर्माण सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचा और सभी निम्न प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो राजा का सिंहासन ऊंचा क्यों बनता है? ताकि वो सबको समान देख सके, समान रूप से व्यवहार कर सके और समान रूप से न्याय कर सके। ठीक? और सभी सद्भाव के साथ रह सकें, ऐसा उसका प्रयास रहता है। क्या रह सके? सभी लोग आपका मिलजुल कर एक ही भाषा, एक ही तरह से आपका सद्भाव से वो आपका रह सकें, ऐसा उसका प्रयास आपका रहता है। क्लियर है? देख लिया? चलिए, तो इस प्रकार के इसलिए वाक्य बनाए जाते थे। ठीक है? और इसलिए अब देखिए, पितरादुरा उत्कीर्ष संगमरमर पत्थर, पलवा रंगीन ठोस पत्थर और सुंदर आकृति के नमूने थे। उसी प्रकार से आपके बने। कहीं पर आपको इमेज लगी हो पितरादुरा की तो मैं आपको समझाऊं कि कहां पर पितरादुरा है। देखिए, आप अगर स्थिति को देखोगे थोड़ी सी तो आपको समझ आएगा स्पष्ट। ये दिखाई दे रहा है? तो पत्थर की कटिंग सी लगी हुई है ये इस प्रकार की, ये सारी कटिंग जो है ये पितरादुरा है। इसमें संगमरमर की पत्थर और कुछ ये देखिए, ये जो आपके छज्जे बने, ये जो आपका डिजाइन देख रहे हैं स्पेशल से, ये लाल लाल से पत्थर जो लगे हैं, व्हाइट संगमरमर पत्थर लगा है, ये सारा क्या है? ये सारा आपका पितरादुरा जो आपकी तकनीक है उसी की तकनीक से बना हुआ है पूरा। इससे बना है जो पितरादुरा तकनीक है उससे बना हुआ।
याद रहेगा इतना? आगे बढ़े, चलिए। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। तो सबसे पहले जब उसने शासन शुरू किया तो उसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। इसी शहर में विशिष्ट वर्गों के घर का निर्माण यमुना नदी के तट पर हुआ था। मतलब विशिष्ट वर्ग मतलब समझते हो? जो उस जगह जो समय जो खास हुआ करते थे, मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई राजस्व में है, कोई डिफेंस में है, कोई पत्राचार विभाग में है, या जो अन्य उसके सगे संबंधी है, वो सब आपका राजधानी के आसपास ही आपका रहा करते थे। इसका निर्माण चार बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों में हुआ है, कि जैसे चार बाग को बनाया गया है ना, चार समान वाला स्थान, ऐसे ही वहां पर हुआ है। इसमें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। ध्यान देखिए, चार बाग की योजना के अंतर्गत क्या है, लोग इसको नदी तट बाग कहते हैं। बाघ का निवास स्थान चार बाघ के बीच स्थित न होकर नदी तट के पास आपका बिल्कुल किनारे पर है। तो नदी का तट है जो उसका रीजन है, उसके आसपास का जो इलाका है, जो तट का किनारा है, और वहां पर हमको देखने के लिए आपका मिल जाता है। ठीक है, तो आपको वो क्षेत्र, वो तट सब आपको दिखाई देगा। क्लियर है? शाहजहां ने शासनकाल में भव्यतात्मक वास्तुकला की उपलब्धि में ताजमहल के नक्शे में नदी तट पर बाग योजना बनाई। जो नदी तट होगा उस पर बाग योजना, यानी कहाँ पर ताजमहल होगा उसके आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, जो नदी बह रही है आपका यमुना जी, उनके तट के आसपास में क्या चीजें होंगी, इनको देखेंगे। जहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा है और नदी के तट पर एक चबूतरे पर है, इसे दक्षिण में बनाया गया है। ठीक, और नदी पर सभी अभिजात वर्गों का पहुंचने का नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकला को विकसित किया और दिल्ली में शाहजहानाबाद उसके नए शहर निर्माण कराए और शाही महल बनवाया। केवल अभिजात और बड़े शाही परिवार दार्शनिकों की ही नदी। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, पीछे आपको यमुना दिखाई देगी, इसके आगे देखिए कहां पर है। अभी हम इसका रोड मैप देखते हैं। ये बना है, ये है ताजमहल। ये क्या है, इसके आगे यमुना बह रही है। अब देखिए इसके आसपास की चीजें, ये सब कैसे बने हैं, इनके घर बने हुए हैं यमुना तट पर। तो अब ताजमहल को देखिए कब बना है, आगरा में स्थित है। शाहजहां ने बनवाया 1643 में। कब बनाया? 1643। किसके द्वारा निर्मित है? शाहजहां के द्वारा निर्मित। चलिए देख लिया। आगे बढ़े, तो ये उसका नक्शा बनाया गया। नक्शे में आगरा नदी के बाएं तटभाग पर पुनर्कल्पित किया गया। ध्यान से देखिए, यमुना के दोनों तटों पर अभिजात वर्गों के बाग महल है। ये बाग महल है। बाईं ओर ताजमहल है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है, और राइट साइड पर ये है। ठीक, और दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना भी आगरा की तुलना की योजना से करें। जैसे आगरा ने शाहजहानाबाद बनाया था, ऐसे ही आगरा बनाया था। चलिए अभी देखिए, ये कुछ क्षेत्र हैं और क्षेत्र साम्राज्य है। 2 पेज बचे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इतना भी नहीं बचा है, खाली ये वाला पेज बचा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के बीच कैसे संबंधित चीजें हुई, एक दूसरे की परंपरा थी। विजयनगर साम्राज्य के बीच बीजापुर गोलकुंडा में आप वास्तुशाली को आप देख सकते हैं। मथुरा के निकट आपका वृंदावन में बने मंदिर को वास्तुकला और फतेहपुर सीकरी के महलों के से बहुत मिलती जुलती, यानी कि जो वृंदावन के मंदिर बने हैं वो आपके फतेहपुर सीकरी के महलों से मिलते हुए हैं। आप देखिए किस प्रकार के गुम्बद इसमें आपके बनाए गए हैं और क्या आर्किटेक्चर की कला है, किस प्रकार आपका बुलंदी और इन सारी चीजों को दिखाया गया है।
आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल की छत को संभाल कर अंकित करे हुए हैं। देखिए कैसे स्तंभ बनाया और इसे भी अंकुरित किया गया है। क्लियर है? तो देखेंगे आप, ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ अलग भव्य कला थी, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत सुंदर और अलंकृत कला थी। ठीक, देख लिया। तो इस तरीके से हमने इनको शैली को देखने का, जानने का प्रयास किया, भाई कैसे कैसे था, क्या उनका स्ट्रक्चर्स बना हुआ था, कैसे कुछ। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।